लखनऊ से बीजेपी का विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ रवाना। यूपी में 80 सीटों को जीतने का रखा गया है लक्ष्य। रथ के माध्यम से तैयार होगा संकल्प पत्र। अखिलेश यादव को सीबीआई का समन। अवैध माइनिंग केस में अखिलेश को बतौर गवाह नोटिस। सपा नेता का दावा, कल पूछताछ के लिए बुलाया। लखनऊ में कांग्रेस का बीजेपी और बसपा पर हमला। कांग्रेस ने बसपा को बताया बीजेपी की डी टीम। अजय राय बोले, युवाओं गरीबों के साथ भाजपा कर रही है अन्याय। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को झटका। मायावती के करीबी रहे गुड्डू जमाली ने थामा सपा का दामन। बोले, मुझे कुछ मिले या नहीं, मैं सदा आपके साथ। हिंदू पक्ष ने दाखिल की जिला अदालत में नई याचिका। ज्ञानव्यापी के व्याजी तहखाने की छत पर नमाज रोकने की मांग। कोर्ट करेगा अर्जी पर सुनवाई। कानपुर में दादानगर इलाके में खाली प्लॉट पर मिले नरमुंड। कंकाल मिलने से इलाके में दहशत। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और अमेठी से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर के न्यूज की खबर का हुआ दमदार असर। अमेठी से खबर, जहां पर के न्यूज की खबर का दमदार असर। सीएमओ ने घर जाकर जाना बीमार बच्चों का हाल। के न्यूज ने जनहित में उठाया था लापरवाही का मुद्दा। के न्यूज की खबर का प्रशासन ने लिया संज्ञान। अमेठी से खबर, जहां पर के न्यूज की खबर का हुआ दमदार असर। सीएमओ ने घर जाकर जाना बीमार बच्चों का हाल। के न्यूज ने जनहित में उठाया था मुद्दा। के न्यूज की खबर का प्रशासन ने लिया संज्ञान। के न्यूज की खबर का हुआ दमदार असर। के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। खबर चलने के बाद जागा जिम्मेदार। के न्यूज में जनहित में उठाया था लापरवाही का मुद्दा। खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी बीजेपी कार्यालय से आज संकल्प पत्र में विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया। इस रथ के माध्यम से 2024 लोकसभा चुनाव का संकल्प पत्र तैयार होगा। रथ में सुझाव पेटिका और मिस्ड कॉल नंबर दिया गया है। 80 लोकसभा क्षेत्रों के गांवों तक यह रथ जाएगा, जिससे जनता अपना सुझाव दे और उसी सुझाव पर बीजेपी का संकल्प पत्र तैयार किया जाए। इस दौरान डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि जिस तरह राज्यसभा चुनाव में 8 सीट की जीत हुई है, उसी के आगे लोकसभा चुनाव में यूपी 60 के आगे जीरो लगाकर 80 सीटों को जीतना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्य के माध्यम से अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा भी गांव-गांव गई। सफलतापूर्वक परिणाम यूपी का रहा है। केंद्र के द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, उन सभी कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश का संगठन अग्रणी भूमिका के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया। सब कुछ हमारे अनुकूल है। मोदी जी का काम भी है, मोदी जी का नाम भी है और उनका नेतृत्व भी है। कोई सामने दिखता नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद चुनाव और युद्ध दो ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं जहां पर कभी भी अति आत्मविश्वास हमेशा खतरनाक हो जाता है। हमें अति आत्मविश्वास से बचना होगा और इस अवसर पर हमें अपनी बूथ संरचना के लिए तैयार होना होगा। हम जनता जनार्दन का सुझाव भी लें, जनता के साथ बेहतर संवाद भी बनाएं। लेकिन आज मैं नारा लगा सकता हूं, जैसा माहौल उत्तर प्रदेश का, जैसा माहौल देश का है,
पूरा मोदी में है, पूरा राम में है कि नहीं बताओ? जब पूरा 100 में से 75 हमारा है, 25 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। और सपा बसपा कांग्रेस जैसी बीमारी को देश से समाप्त करने के लिए इनको चुनाव केवल हराना नहीं है, ये अहंकार के भाव से कभी मत प्रयास करना, पूरी जिम्मेदारी से यह प्रयास करना कि इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने का काम करना है, जमानत जब्त कराने का काम। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए जानी जाती है। हमने भाइयों बहनों जो कहा उसे पूरा करने का काम हमारी सरकारों ने मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में पूरा किया। लोग कहते हैं बीजेपी का छुपा हुआ एजेंडा है, हिडन एजेंडा है, लेकिन हमने हमारा ओपन एजेंडा है। हमने जो कहा है उस एजेंडे को, उसको पूरा करने का काम किया। हमारी सरकार बनने से पहले हम सारे जितने भी चुनाव हुए। खबर लखनऊ से, जहां पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव भाजपा पर हमलावर हुए। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कई विधायक दबाव में हैं, कोई जान बचाने के लिए तो कुछ लोग लालच में क्रॉस वोटिंग में फंसे हैं। भाजपा को सिद्धांतहीन गुट बनाना चाहिए जिससे वो बागी लोगों को जोड़कर रखें। अखिलेश यादव ने कई पदाधिकारियों के साथ सार्वजनिक रूप से कहा कि चुनाव के बाद किसको क्या मिलेगा पता चलेगा, लेकिन पीडीए परिवार बढ़ता देख भाजपा को घबराहट हो रही है। उन्होंने कहा कि बागी विधायक पार्टी तो फैसला करेगी ही, लेकिन पहले वो जनता से निपटे। जिस जनता ने उन्हें सपा का प्रतिनिधि होते हुए वोट देकर जिताया था, उसका जवाब क्या देंगे? हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सीबीआई की ओर से रेत के अवैध खनन मामले में नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में सीबीआई द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार 29 फरवरी को अखिलेश यादव को दिल्ली में सीबीआई के समक्ष गवाही के लिए पेश होना होगा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अखिलेश को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसके तहत कल सीबीआई के सामने गवाही के लिए उन्हें पेश होना होगा। खबर लखनऊ से, जो अखिलेश को सीबीआई के नोटिस की खबर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी मिल रही है कि सीबीआई ने 160 सीआरपीसी की नोटिस अखिलेश यादव को गवाही के लिए दी है। ऐसी कोई नोटिस अभी तक अखिलेश यादव को प्राप्त नहीं हुई। जब ऐसी कोई नोटिस आएगी तो समाजवादी पार्टी कानूनी राय लेने के बाद अपना पक्ष जरूर रखेगी। समाजवादी पार्टी लगातार गरीबों की आवाज को उठा रही है। देश में ऐसे गठबंधन को बनाने का काम किया है जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। तो समाजवादियों को एजेंसी का सामना करना पड़ेगा, मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी मिल रही कि सीबीआई ने 160 सीआरपीसी की नोटिस आदरणीय अखिलेश यादव जी को गवाही के लिए दी है। ऐसी कोई भी नोटिस अभी तक आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्राप्त नहीं हुई है। जब ऐसी कोई नोटिस आएगी तो समाजवादी पार्टी कानूनी राय लेने के बाद अपना पक्ष जरूर रखेगी। समाजवादी पार्टी लगातार गरीबों की, मजलूमों की आवाज को उठा रही है। देश में एक ऐसे गठबंधन को बनाने का काम किया है जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगा।
तो समाजवादी को एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा, मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी ना कभी एजेंसियों से, मुकदमों से डरे हैं, ना डरेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने दावा किया कि अखिलेश यादव को केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी की ओर से नोटिस दिया गया है। अखिलेश को मिले नोटिस को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुना देते हैं। जो पार्टी संभाल नहीं पाते वह भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि पैकेज बटा है। जो पैकेज बांटते थे वही ऐसा कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है, भ्रष्टाचार मुक्ति की राजनीति करती है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा समर्थन करती है। इसलिए अखिलेश यादव जी के आरोप वैसे ही हैं जैसे चलनी में दूध दुहे, किस्मत को दोष दे कहावत यह है, लेकिन चलनी में दूध दुहे और भाजपा को दोष दें। जय श्री राम। खबर लखनऊ से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना भी मौजूद रही। दोनों नेताओं ने भाजपा सरकार पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चुनाव में साबित हो गया कि बसपा भाजपा की डी टीम के रूप में काम कर रही है। जय राय ने कहा कि सीबीआई, ईडी व इनकम टैक्स की तरह बसपा भी भाजपा के लिए काम कर रही है। पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता में राय ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दोनों विधायकों ने सपा प्रत्याशी को वोट देना गठबंधन धर्म निभाया है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस देकर प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। गठबंधन की ताकत से बौखलाई भाजपा ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस दोनों विधायकों ने खुले तौर पर सपा उम्मीदवारों को वोट दिया। आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के मजबूत कैंडिडेट हमारे मजबूत साथी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को सीबीआई की नोटिस मिली। अभी तक नहीं पूछा गया, अभी तक कोई नोटिस नहीं है। जब मजबूती से इंडिया गठबंधन का यहाँ पर सारे तय हो गए, सारी सीटें तय हो गई, अनाउंस हो गया, तो अब उनको नोटिस देकर प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ना की कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से पूरे देश में हर प्रदेशों में जो आज तोड़ फोड़ करने का काम, राज्यसभा में वोट क्रॉस कराने का काम, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहीं सीबीआई का दुरुपयोग किया, कहीं ईडी का दुरुपयोग किया और कहीं इनकम टैक्स और जितनी भी इनकी एजेंसी है उसका दुरुपयोग करके लोगों को प्रताड़ित करने का, तोड़ने का काम किया है। और निश्चित तौर से ये जनता देख रही है। जनता इसका जवाब आने वाले 2024 में देने। फतेहपुर जिले में सड़कों के शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने लगभग 7,000 करोड़ की लागत से 33.775 किलोमीटर की सड़क के निर्माण का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम में जिले के सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान करते हुए जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। वहीं कैबिनेट मंत्री ने किसी भी राजनीतिक सवाल का जवाब न देते हुए लखनऊ के लिए रवाना हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश यादव द्वारा राज्यसभा चुनाव के बाद समुद्र मंथन के बाद संविधान मंथन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर अखिलेश ने जो टीका टिप्पणी की है, जो उनके परिवार संभाल नहीं पाए, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना मुझे लग रहा है उचित नहीं है। चुनाव को लेकर के अखिलेश जी ने जो टीका टिप्पणी करी है, अपने परिवार को संभाल नहीं पाना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, मुझे लग रहा है ये उचित नहीं है। विधायक उनके थे, अपने विधायकों से संवाद क्यों नहीं किया? ये संवादहीनता दिखाई पड़ती है कि आपने अपने विधायकों को संभाल के नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित तो होकर के यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से समर्थन कर रहा है तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है। और मैं तो कह सकती हूँ कि आज देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। सड़क है विजयपुर मार्ग 90 करोड़ की परियोजनाएं जो हमारे सांसद केंद्र में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी द्वारा लंबे समय से उसका मांग और प्रयास किया जा रहा था, उसका शिलान्यास किया गया है। गंगा जी पे जो सेतु का है निर्माण चल रहा है वो उसका शिलान्यास, तमाम परियोजनाओं की जो छोटी सड़कें हैं तो सभी योजनाएं लोक निर्माण विभाग द्वारा जो कराई जा रही हैं और आगे भी विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने जो मांग रखी हैं, मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं
कि उसके आगरण और उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करा के दिखवाएं। धन की फतेहपुर जनपद के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये प्राथमिकताओं में ये जनपद रहता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर अब कुछ दिन का वक्त बाकी है। देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में अलग अलग मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की भूमिका लोकसभा चुनाव में बेहद अहम मानी जाती है। लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, कृषि विकास के मुद्दे बुंदेलखंड में बेहद प्रमुख मुद्दे हैं। क्या है यहाँ की जनता का मूड, कैसे है चुनावी माहौल, देखिए हमारे रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला बुंदेलखंड रीजन देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। इस रीजन में बांदा, जालौन और महोबा सहित उत्तर प्रदेश के करीब 6 जिले शामिल हैं। पानी की भारी कमी ने यहाँ खेती को बर्बाद कर दिया है। कमाई के दूसरे विकल्प नहीं होने की वजह से इलाके के गांवों से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। इस इलाके के लोगों की समस्याएं एक जैसी हैं। सबसे ज्यादा अगर गरीबी इस देश के अंदर है तो बुंदेलखंड ही एक ऐसा इलाका जहाँ बेइंतहा गरीबी है। बेइंतहा गरीबी होने की वजह यह है कि आज बुंदेलखंड इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी आज भी किसी भी तरीके से रोजगार का किसी तरीके से कोई भी इंतजाम सरकार द्वारा नहीं कराई गई है, चाहे वो जिसकी भी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रही हो या केंद्र में रही हो। बुंदेलखंड में खास करके महोबा और भी ज्यादा गरीब जिला है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा है, और बुंदेलखंड में महोबा जनपद सबसे पिछड़ा है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां से पलायन बड़ी आबादी का ना हुआ हो। बुंदेलखंड के लोग चाहते हैं कि राजनेता उनकी समस्याओं और उनसे जुड़े मुद्दों को भी उठाएं। बाहर रहते हैं, बाहर चले जाते हैं, मतलब गाँव छोड़ के गुजरात में रहते हैं बच्चे सब। यहाँ जो है कोई पालन पोषण हो नहीं पाता है, यहाँ गुजारा है नहीं है, वहीं अपना कमाते खाते हैं। ये समस्या है कि खेती बाड़ी कम है हमारे पास, तो अपना चले जाते हैं काका से गुजरात की तरफ, वहीं कमाते खाते हैं, परिवार चलाते हैं। और मतलब अगर यहाँ कोई धंधा फैक्ट्री वैक्ट्री लग जाए तो क्यों जाए हम बाहर। कई ऐसे वोटर हैं जो राज्य और केंद्र सरकार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बेरोजगारी और पलायन को यहाँ की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। मोदी सरकार और योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और बस अगर चुनावी मुद्दे की बात करते हैं तो 2 मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि बेरोजगारी और यहाँ से लोगों का पलायन। तो गाँव के लोग हैं वो बाहर बड़े शहरों में जा रहे हैं और यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा कि लोगों को रोजगार प्रदान कराए। भाजपा जिस हिसाब से काम कर रही है उस हिसाब से विपक्षी लोगों के पास तो मुद्दे नहीं बचे हैं, लेकिन लोकल स्तर पर बहुत मुद्दे हैं। यहाँ पर बुंदेलखंड के महोबा में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के किसान अपनी फसल ना करके, चूँकि पानी की प्रॉब्लम है, लोग उस हिसाब से अपने खेतों में खेती नहीं कर पाते हैं, तो वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं। अब तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया है, उससे और जल्दी यहाँ से पलायन हो रहा है। यहाँ लोगों में निराशा साफ झलकती है, क्योंकि इलाके में औद्योगिक विकास की कमी के कारण इनकी नौकरियां सुरक्षित नहीं रहती हैं। केवल पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जितना भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, पेपर भी होते हैं, फॉर्म डाले जाते हैं, उनमें बहुत से अधिक पैसे लगते हैं। उन पैसों को कमाने के लिए रोजगार ज़रूरी है, तो रोजगार ज़रूरी है, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में कोई मुद्दा होता ही नहीं। मुद्दा किसी और चीज़ से शुरू होता है और किसी और चीज़ पे ख़त्म हो जाता है। शुरुआत होती है शिक्षा और बेरोजगारी से, और जाके जात पात पे और इस पे वोटिंग शुरू हो जाती है और ये मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये मुद्दा होता शिक्षा और बेरोजगारी, तो अभी तक हमें तो किसी इलेक्शन में लगा नहीं कि इसमें कोई मुद्दा हो। एक तो शिक्षा का मुद्दा है, जिसमें कि शिक्षा की बेरोजगारी बहुत है और कोई व्यवस्था नहीं है शिक्षा की। यहाँ अच्छी तरह जो है शिक्षा हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि
सरकार जो है शिक्षा के विषय में ज़्यादा ध्यान दे। और दूसरा मुद्दा है आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहाँ पे लोगों के काम की जो एक कमी है, मतलब लोग जाते नहीं हैं। जब काम नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया बंद है, तो कोई जाता नहीं है। सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों को कई तरह के संकट का सामना करना पड़ता है। इसमें कम पैदावार से लेकर आवारा पशुओं से उनकी फसल को होने वाला नुकसान शामिल है। समस्या ये है कि जानवर लगते हैं, अन्ना जानवर खेतों में चर जाते हैं और रात रात भर तेके परेशान रहते हैं। इसका कोई गौशाला है जो ऐसे है, गौशाला में नहीं बंद किए जाते हैं, बंद करते हैं, छोड़ भाग आते हैं गोरू। नंबर 1 तो बेरोजगारी, नंबर 2 किसानों की समस्या। क्या समस्या है? बीजेपी सरकार लगातार 10 साल से वादा कर रही है कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उनको आर्थिक समृद्धि ला देंगे, लेकिन वो ऐसा करने में अभी तक नाकामयाब रही। बेरोजगारी स्थिति तो आप तो आंकड़ों के हिसाब से समझ जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में हाल में देख लीजिएगा, 60,000 वैकेंसियों में 80 लाख फार्म भरे गए। लोगों का हाल क्या है वो अलग है, लोग जो अभी तक फार्म नहीं भर पाए। कई और मुद्दे जैसे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक जाम जालौन के लोगों के लिए चिंता का विषय है। हमारे लोकसभा क्षेत्र उरई जालौन, तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है खस्ता हाल सड़कें, दूसरा है अन्ना पशु, तीसरा अपने यहाँ बेरोजगारी बहुत है। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो हम लोग यही सोच के मतदान करना चाहेंगे इस बार कि आम जनमानस को सहूलियत रहे, सरकार इस हिसाब से अपनी रणनीतियाँ बनाए, काम करे। मुख्य बातें यही हैं। शहर के अंदर जाम की समस्या बहुत है। उरई शहर में एक तो जो गली हैं, रास्ते हैं, वो बहुत ही छोटे हैं, ठीक है। आए दिन जाम लगता है, जगह जगह जाम लगता है, जगह जगह एक्सीडेंट होते हैं डिवाइडरों की वजह से। जो जनरल जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। एक तो ई रिक्शे की इतनी भरमार हो रखी है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को, मोटरसाइकिल चलने वालों को, पैदल चलने वालों को। तो इस पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जल जीवन मिशन के तहत इस इलाके में पीने के पानी का संकट कुछ कम हुआ है, लेकिन बेरोजगारी, विकास की कमी से जुड़े मुद्दे वोटरों की चिंता बने हुए हैं। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने बुंदेलखंड की सभी लोकसभा सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में होने की संभावना है। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।